हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू गुर्जर क्लासेज। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें अपवाह्य तंत्र को हम पढ़ने वाले हैं। आज राजस्थान के भूगोल के साथ शुरुआत करते हैं। सभी सब्जेक्ट की आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहेंगी हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के अपवाह्य तंत्र से। तो राजस्थान के अपवाह्य तंत्र में सबसे पहले हम नदियों को पढ़ेंगे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है, अर्थात अरावली पर्वतमाला के पूर्वी ढाल से जो नदी निकलती हैं वे अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हैं, और जो पश्चिमी ढाल से जो नदी निकलती हैं वे अपना जल अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं। राजस्थान की नदियों को 3 प्रवाह प्रणाली में बांटा गया है। देखिएगा, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह प्रणाली है, एक आपकी अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियों की प्रवाह प्रणाली है, और तीसरी जो अंतःप्रवाही नदी हैं उनकी है। बंगाल की खाड़ी की जो प्रवाह प्रणाली है वो 22.4% जल संचय करती है, जिसमें चंबल नदी, बाणगंगा नदी, गंभीर नदी इत्यादि हैं। अरब सागर की जो प्रवाह प्रणाली है वो आपका 17.4% जल संचय करती हैं, जिनमें माही नदी, साबरमती नदी, पश्चिम बनास नदी और लूनी नदी हैं। जबकि आंतरिक जननदीय जो प्रवाह प्रणाली है जो सब सर्वाधिक है वो आपका 60.2% है, जिसमें अंतर प्रवाही नदियां हैं, जिसमें घग्गर नदियां है, कांतली नदी है, सावी नदी है, रूपा रेल नदी है और कांकनी नदी है। इन तीनों प्रवाह प्रणालियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल खाड़ी की जो प्रवाह प्रणाली है उसको। तो उसमें भी हम चंबल नदी है उसको सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। चंबल नदी जो कि एमपी से निकलती है और राजस्थान होते हुए यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। इसको विस्तार से पढ़ते हैं। चंबल नदी का उद्गम है जानापाव की पहाड़ी महू एमपी से होता है, तथा इसका संगम जो मुरादगंज है यूपी में यमुना नदी में होता है। चंबल नदी के उपनाम को देखें तो चमरनवती नदी, और इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। प्रवाह कहाँ से कहाँ है? सबसे पहले एमपी से राजस्थान, राजस्थान से यूपी। अब राजस्थान में भी कौन कौन से ज़िले हैं राजस्थान के? सबसे पहले देखिएगा, जो चौरासीगढ़ चित्तौड़ है वहाँ से चित्तौड़ से प्रवेश करती है, कोटा जाती है, कोटा से बूंदी जाती है, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली और धौलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वप्रथम चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो 965, 966, 1050 और 1095। इनमें से कोई ऑप्शन में आए तो आप करके सकते हो, लेकिन हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। राजस्थान में लंबाई की बात करें जो चंबल नदी की 135 किलोमीटर लंबाई है, और वहीं जो इसका जो बॉर्डर का निर्माण करती है एमपी और राजस्थान का वो 252 किलोमीटर करती है। ये कुल मिलाकर 387 किलोमीटर हो जाता है। चंबल नदी राजस्थान व एमपी में लगभग 252 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। चंबल नदी की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी है। अवनालिका, अपरदन, बीहड़, डांग और उत्खात भूमि क्या होता है देखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि नदियों के बहने से जो गहरे गड्ढे बन जाते हैं, नाले बन जाते हैं, या जो कंदराएं बन जाती हैं उनको ही हम अवनालिका कहते हैं। इन्हें अवनालिकाओं को स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी चंबल नदी है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि दोष मिलता है? ये धौलपुर और सवाई माधोपुर में मिलता है, और बीहड़ों को ही डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। दूसरा आपके लिए नोट्स है, एक शब्द है बीड़। बीड़ को कहते हैं चारागाहों की स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है। जो चारागाहें होते हैं पशुओं के चरने के स्थान, उनको बीड़ कहा जाता है। ये दूसरा शब्द है, इसको भी याद रखिएगा। डांग की रानी करौली को कहा जाता है, और डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चूलिया जलप्रपात,
जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसमें दोनों की भागीदारी 50-50% है, यानी 50-50। इस परियोजना के तहत 3 चरणों में क्रमशः उद्गम से लेकर मोहने तक 4 बांधों का निर्माण किया गया है। 4 बांध कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपका गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर एमपी में है, चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है और ये प्रथम चरण में पूरा हुआ था, यानी 1960 में बना था। सबसे पहले गांधी सागर बांध जो कि एमपी में मंदसौर में स्थित है, ये चंबल का सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण प्रथम चरण में किया गया था 1960 में। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध जो स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में। चंबल नदी का राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। देखिए चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध तो आपका गांधी सागर बांध हो गया, लेकिन जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी राणा प्रताप सागर बांध है। इसका निर्माण द्वितीय चरण में किया गया था जो 1970 में किया गया था। प्रथम चरण आपका 1960 में था जिसमें गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया, जबकि 1970 में द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। तीसरा है जवाहर सागर बांध। ये कोटा में स्थित है। यह एक पिकअप बांध है। इसका निर्माण तीसरे चरण में हुआ था 1972 में। चौथा बांध है कोटा बैराज बांध जो कि कोटा में स्थित है। इसका उद्देश्य है सिंचाई की आपूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण प्रथम चरण में किया गया था। तो देखिए प्रथम चरण में आपका कोटा बैराज बना था और एक बना था आपका गांधी सागर बांध, ये 1960 में बने थे। और द्वितीय चरण में बना था राणा प्रताप सागर बांध जो कि 1970 में बना था। और तीसरे चरण में बना था आपका जवाहर सागर बांध जो कि 1972 में बना था। ये 3 चरण थे। इन 3 चरणों में ही आपकी चंबल परियोजना पूरी हुई थी। आगे देखिएगा चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ। चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो बनास नदी, मेज नदी, बामनी नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी और सीप नदी हैं। इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप चंबल नदी की सहायक नदियों को याद रखिएगा। बनास नदी, मेज नदी, बामनी नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी और सीप नदी। तो इन प्रमुख सहायक नदियों में हम सबसे पहले बनास नदी को पढ़ेंगे। बनास नदी। बनास नदी का उद्गम की बात करें तो खमनौर की पहाड़ी जो कि राजसमंद में है, तो राजसमंद की खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है तथा इसका संगम होता है रामेश्वर धाम में जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। बनास नदी के उपनामों की बात करें तो बन की आशा यानी बरनासा और विशिष्टि इसे कहते हैं। प्रवाह यह कहाँ से कहाँ है, सबसे पहले राजसमंद से निकलती है, चित्तौड़गढ़ होते हुए भीलवाड़ा जाती है, भीलवाड़ा से अजमेर, उसके बाद टोंक और टोंक के बाद सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ये इसका क्रमशः प्रवाह क्षेत्र है जिले वाइज। उपनाम देखिएगा बन की आशा, बरनासा, विशिष्टि जो कि खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है तथा रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। एक मैप डायग्राम के सब थ्रू आप समझ सकते हो इसको। ये आपकी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, उसके बाद बींगोद भीलवाड़ा में बेड़च के साथ और मेनाल के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है, उसके बाद राजमहल टोंक होते हुई ये आपके रामेश्वर धाम तक चंबल में मिल जाती है। इस मैप डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि कौन सी नदी किधर से मिल रही है। यहाँ पे इसकी सहायक नदी दी हुई हैं, जैसे कि खारी नदी है जो कि बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से आती है, डाई नदी है और खारी नदी है। यहाँ पे भी त्रिवेणी संगम बनता है जो कि राजमहल में टोंक में बनता है, जिसमें देखिए सबसे पहले त्रिवेणी संगम की बात ही करें तो सबसे पहले बींगोद में बनता है जहाँ पे बेड़च और मैनाल दोनों के साथ बनता है, और वही राजमहल में बनता है आपका खारी नदी के साथ और डाई नदी के साथ बनास नदी का त्रिवेणी संगम बनता है।
आगे चलिए इसका और पढ़ते हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर है। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से यह सबसे बड़ी लंबी नदी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपकी बनास नदी है। इस नदी के उद्गम से मोहाने यानी संगम की ओर जाने वाले निम्न बांधों का निर्माण किया गया है। तो देखिए, जहाँ से शुरू होती है राजसमंद से होकर और सवाई माधोपुर तक, जो इस क्रम में जो बांध बने हुए हैं उनको हम देखते हैं, जो कि बनास नदी पर बने हुए हैं। सबसे पहले बांध है आपका बीसलपुर बांध, जो कि राजमहल में बना है। डाई और खारी नदी के साथ में जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर राजमहल। टोंक में बीसलपुर बांध बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आपकी बीसलपुर परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से मुख्यतः टोंक, अजमेर, जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति कराई जाती है, जबकि आंशिक रूप से बूंदी, दौसा लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद बनास नदी पर एक है ईसरदा बांध, जो कि ईसरदा गांव में बना है, सवाई माधोपुर में। इसका उद्देश्य है बनास नदी के अतिरिक्त जल बहाव को राजस्थान में संग्रहित करना। आपकी बनास नदी हो गई। अब बाणगंगा नदी को हम पढ़ने वाले हैं। बाणगंगा नदी जो कि बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, यानी बीजक की पहाड़ी भी उन्हें हम कहते हैं, विराटनगर जयपुर में है। यहाँ पर बैराट सभ्यता इस नदी के किनारे पर स्थित है, और वहीं जमवा रामगढ़ यहाँ पे एक बांध बना हुआ है। तो बाणगंगा नदी उद्गम से जयपुर होते हुए दौसा और दौसा से भरतपुर में मिल जाती है और यमुना में मिल जाती है। यूपी चल जाकर यमुना में मिल जाती है, जो कि फतेहाबाद, आगरा के निकट यूपी में इसका यमुना में संगम होता है। बाणगंगा नदी पर जमवा रामगढ़ बांध बना है, जो कि जयपुर में स्थित है। वर्तमान में इस झील का पूर्णतः जल सूख चुका है। यहाँ कछवाहा शासकों की कुलदेवी है जमवा रामगढ़ में। इसे जमवा राय माता कहते हैं। इनका मंदिर बना हुआ है। बाणगंगा नदी के उपनामों की बात करें तो अर्जुन की गंगा इसे कहा जाता है। अर्जुन की गंगा, तीर गंगा और रुंडित नदी या ताला नदी कहा जाता है। नोट: पिछले 15 से 20 वर्षों में इस नदी में पानी नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिलहाल 2024 में इसमें नदी में पानी आ चुका है, जो कि 15 या 20 वर्षों के बाद आया है। 15 या 20 वर्षों से पानी नहीं आने का कारण अत्यधिक वर्षा न होना और इसके मार्ग अवरुद्ध होने का इसका कारण रहा है। इस कारण कुछ विद्वानों ने इसे आंतरिक प्रवाह की नदी में शामिल कर लिया है, लेकिन आज 2024 की बात करें तो यह आंतरिक प्रवाह की श्रेणी से बाहर हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल इसमें पूर्ण रूप से जल प्रवाह है, जो कि भरतपुर तक पहुंच चुका है। इसकी लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर है। बाणगंगा नदी की लंबाई 380 किलोमीटर है। इस नदी पर जमवा रामगढ़ बांध के चारों ओर वन्य क्षेत्र जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम पांचना बांध करौली से होता है। पांचना बांध जो कि गुडला गांव करौली में है, यह बांध 5 छोटी नदियों की जलधाराओं से निर्मित किया गया है, जिसमें अटा, माची, भैंसावट और बरखेड़ा और भद्रावती, ये 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों की जल से पांचने बांध का निर्माण हुआ है। आटा, माची, भैंसावट, बरखेड़ा और भद्रावती, ये 5 नदियों से पांचने बांध का निर्माण हुआ है। इस बांध के निर्माण में यूएसए का भी सहयोग रहा है। अमेरिका के सहयोग से इसे निर्मित किया गया था। ये राजस्थान का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। इसका प्रवाह की बात करें तो ये करौली से होते हुए भरतपुर और भरतपुर से यूपी, धौलपुर और फिर से यूपी और यमुना नदी तक ये गंभीर नदी बहती है। गंभीर नदी सबसे पहले करौली से निकलती है, करौली से भरतपुर जाती है, भरतपुर से पुनः यूपी बॉर्डर से होते हुए यूपी पर चले जाती है, यूपी से पुनः धौलपुर आ जाती है, धौलपुर से यूपी जाती है और यमुना में मिल जाती है।
भरतपुर में इस पर अजान बांध बना हुआ है। गंभीर नदी पर भरतपुर में अजान बांध मिला हुआ है। अजान बांध पर केवला देव घना पक्षी विहार है, जिसकी जलापूर्ति गंभीर नदी के द्वारा होती है, लेकिन वर्तमान में चम्बल नदी से जलापूर्ति हो रही है। अब देखिएगा, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनमें कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि गंभीर नदी और गंभीरी नदी। तो गंभीर नदी तो आपकी यमुना की सहायक नदी है, तो करौली से निकलते हुए भरतपुर से होते हुए यूपी में जाती है। और वही गंभीरी नदी जो बेडज की सहायक नदी है। गंभीर नदी और गंभीर नदी का यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जो कि गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ की साइड में है, वही गंभीर नदी केरल यहाँ पे करौली में है। अब देखिए, मोरेल नदी, मेनाल नदी और मोरेन नदी। मोरेल नदी जो कि बनास की सहायक नदी है। मेनाल नदी जो भी बनास की सहायक नदी है, जो कि त्रिवेणी संगम बनाती है बेडज के साथ। मोरेन नदी जो कि माही की सहायक नदी है, जो कि बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, ये मोरेन नदी है। मोरेल बनास की सहायक नदी है और मेनाल भी बनास की सहायक है, जो कि बेडज बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है बिंगोद भीलवाड़ा में। काली सिंध नदी जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है, और काली सिल नदी जो कि मोरेल नदी की सहायक नदी है। कांतली नदी जो कि सीकर और झुंझुनू में बहती है, जबकि कांकनी नदी जो कि जैसलमेर में बहती है, जिसे कांकनई नदी भी कहते हैं, जो राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्प्रवाही नदी है। साबरमती नदी जो कि उदयपुर में बहती है, और सागरमती नदी जो कि अजमेर में बहती है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन वाले नाम थे, इनको बार बार रिपीट कर दिएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पहले हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ा है, और अब हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो इसमें जो मुख्य रूप से नदियां हैं, उनमें लूनी नदी है, पश्चिम बनास नदी है, साबरमती है और माही नदी है। जो लूनी नदी है दोस्तों, वो जाती आपकी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। वही पश्चिम बनास नदी जो कि कच्छ की खाड़ी में जाती है। साबरमती और माही नदी ये दोनों हैं जो खंबात की खाड़ी में जाती हैं। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं माही नदी को सबसे पहले। तो माही नदी है जो कर्क रेखा को उल्टे यू के आकार में काटती है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो ये इसका जो उद्गम होता है वो होता है मेहंद झील, जो कि धार जिला एमपी में है। वहाँ से निकलती है और खादू गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा में इस पे ईरडू नदी इसमें मिलती है, और बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में ये त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसमें जाखम नदी और सोम नदी इसमें मिलती हैं। जाखम नदी जो कि छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलकर और बेनेश्वर में इसमें मिलती है। वही सोम नदी जो कि बीछामीड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और बेनेश्वर धाम पर मिलती है। वही आगे चलकर इसमें डूंगरपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है मोरेन नदी, वो इसमें मिल जाती है। डूंगरपुर में ही इस पर चाप नदी और अनास नदी मिलती हैं, और उसके बाद फिर ये गुजरात में चले जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिएगा विस्तार से। उद्गम होता है माही नदी का मेहंद झील एमपी धार जिला से, गुजरात से, सॉरी एमपी से होता है। इसका जो संगम होता है वो खंबात की खाड़ी में होता है। उपनाम है बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। एक नोट देखिएगा, माही का बहाव क्षेत्र राजस्थान में 56 का मैदान कहलाता है। जो माही नदी है उसका बहाव क्षेत्र राजस्थान में 56 का मैदान कहलाता है। माही नदी के किनारे वाले क्षेत्र राजस्थान में कांठल प्रदेश कहलाते हैं, जिनका विस्तार प्रतापगढ़ जिले से मिलता है।
माही नदी का प्रवाह किस प्रकार है? सबसे पहले एमपी से निकलती है धार जिला से, राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में बहती है। उसके बाद पुणे गुजरात में चले जाती है, खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी राजस्थान में सर्वप्रथम खादूगाम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। यह नदी राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और राजस्थान से दक्षिण दिशा से ही निकलती है। माही नदी जो कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है और उसके बाद कागदी पिकअप बांध भी बना है, जाखम बांध भी बना हुआ है। वहीं सोम कागदर पिकअप योजना, जिसमें सोम कमला अम्बा परियोजना कहते हैं, और गुजरात में माही नदी पर कड़ाना बांध बना हुआ है। तो राजस्थान में एक तो माही बजाज सागर बांध है, कागदी पिकअप बांध है और सोम कादर अम्बा कमला परियोजना है और जाखम बांध है। गुजरात में माही नदी पर कड़ाना बांध है। माही परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों का क्रमशः 45 और 55% हिस्सेदारी है, जिसमें 45 राजस्थान की और 55 गुजरात की हिस्सेदारी है। माही नदी के उद्गम से मुहाने तक जाने की ओर क्रमशः निम्न बांधों का निर्माण किया गया है, जो कि निम्न बांध हमने पहले बताए थे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो इसमें माही बजाज सागर बांध है, जो कि बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस बांध से भीकाबाई सागवाड़ा व आनंदपुर भूकिया नामक 2 नहरें निकलती हैं, आसपास के क्षेत्रों को लाभान्वित करती हैं। इस बांध से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण विद्युत का उपयोग राजस्थान द्वारा ही किया जाता है। वैसे जो हिस्सेदारी है वो 45 राजस्थान की, 55 है गुजरात की है, जिसमें से राजस्थान जितने भी विद्युत उत्पादन होता है संपूर्ण इसका इस्तेमाल करता है। दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, और जब आपका पहले बताया था माही बजाज सागर बांध, ये बोरखेड़ा में स्थित है, जो कि बांसवाड़ा में ही है। वही दूसरा बांध कागदी पिकअप हो गया, और तीसरा बांध है जो कि गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है माही सागर बांध, जिसे कड़ाना बांध कहते हैं। एक जाखम बांध है जो कि अनूपपुरा प्रतापगढ़ में स्थित है। जाखम बांध जो माही नदी पर बना है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर। यह बांध का उद्घाटन मोहनलाल सुखाड़े द्वारा किया गया था। इस बांध का उद्घाटन मोहनलाल सुखाड़े द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। तो बांध हमने पढ़े, देखिए, जाखम बांध हो गया, माही बजाज सागर बांध हो गया, और एक जो है कड़ाना बांध, वो भी पढ़ लिया हमने। कागदी पिकअप ये भी पढ़ लिया। आगे देखिएगा, एक परियोजना है जो कि है सोम कागदर बांध परियोजना, जो कि सोम नदी पर है, उदयपुर जिले में स्थित है। और एक है सोम कमला अम्बा परियोजना, ये है आपकी सोम नदी पर ही, जो कि डूंगरपुर में है। साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम है जो कि पादरला गांव उदयपुर से होता है। प्रवाह होता है उदयपुर से गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि खंबात की खाड़ी में आपकी माही नदी भी जाती है और साबरमती भी जाती है। दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इस नदी का उद्गम तो राजस्थान से होता है, जबकि इसका पूर्ण जो लाभान्वित जिला है, जिसका पूर्ण लाभ है, वो गुजरात राज्य द्वारा लिया जाता है। इस नदी के किनारे गुजरात के 2 प्रमुख औद्योगिक शहर बसे हुए हैं, एक है अहमदाबाद और दूसरा है गांधीनगर। राजस्थान के उदयपुर से उद्गम होता है, पादरला गांव से उदयपुर से सीधा गुजरात जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। राजस्थान को इसका अधिक लाभ नहीं होता है,
जो अधिकांश लाभ है वो गुजरात को ही होता है। गुजरात के 2 प्रमुख शहर हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर, इस नदी के किनारे पर हैं। इन्हीं दोनों शहरों के द्वारा इस नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। अगली नदी है पश्चिम बनास नदी। इसका उद्गम है सानबारा गांव, जो कि सिरोही में है। सिरोही से गुजरात में जाकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। अगली है लूनी नदी। ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की नदी लूनी नदी। तो देखिएगा, लूनी नदी का उद्गम है नागपाड़ से होता है, जो कि अजमेर में स्थित है। अजमेर की नाग पहाड़ी से होती हुई लूनी नदी चलती है और सबसे पहले इसमें जोजड़ी नदी मिलती है। जोजड़ी नदी जो कि पांडलू गांव नागौर से निकलती है। जोजड़ी जो कि जोधपुर में मिलती है। उसके बाद जोधपुर में इस पर बांडी नदी मिलती है, जो कि देसूरी पहाड़ी से निकलती है, पाली से। और इस बांडी नदी में पाली नदी यानी मेठड़ी घुइया मिलती हैं। बाड़मेर में आके समदड़ी बाड़मेर में सूकड़ी नदी इसमें मिल जाती है। देखिए, ऊपर से सबसे पहले हम शुरुआत करें तो लूनी नदी जो नागपाड़ से निकल रही है, तो सबसे पहले जोजड़ी नदी निकल इसमें मिलती है। उसके बाद बांडी नदी मिलती है। उसके बाद सूकड़ी नदी मिलती है। सूकड़ी के बाद मेटकड़ी मिलती है। और ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी प्रारंभ में सागरमती या सरस्वती नामक 2 जलधाराओं के रूप में बहती है। जो लूनी नदी है, जो प्रारंभ में ये सागरमती और सरस्वती नामक 2 जलधाराओं के रूप में बहती है। उसके बाद ये लूनी नदी कहलाती है। तो देखिएगा, जो उद्गम है, आपने बताया कि जो नाग पहाड़ी है वो अजमेर से निकलती है और इसका जो संगम होता है वो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। प्रवाह है अजमेर से होते हुए पहले नागौर आती है, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, गुजरात और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और गुजरात। कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी आपकी लूनी नदी है। पश्चिम राजस्थान है, उसकी सबसे बड़ी नदी है जो लूनी नदी है। उपनाम की बात करें तो जो लूनी नदी है, इसके उपनाम हैं लवणवती नदी, खारी नदी, मीठी नदी। लूनी नदी का जल प्रारंभ में मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा में इसका जल खारा हो जाता है। फिलहाल बालोतरा जिला बन चुका है अलग से। बालोतरा रेलवे स्टेशन पर जो तल है, जमीन का तल है, वहाँ तक पानी आ जाता है। और क्योंकि जो लूनी नदी का तल है वो रेलवे स्टेशन के तल से ऊंचा है, जिसके कारण बालोतरा में बाढ़ आने की संभावना रहती है। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं जोजड़ी नदी, गुहिया, बांडी, लीलड़ी, सूखड़ी, मीठड़ी और सागी नदी। अब देखिएगा, जोजड़ी नदी को हम पढ़ने वाले हैं। जोजड़ी नदी जो कि लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम अरावली से न होकर पश्चिमी मरुस्थल से होता है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अरावली से ना बहकर लूनी नदी में पश्चिम मरुस्थल से आती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, जो कि सबसे पहले मिलती है, जोजड़ी नदी। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी बांडी नदी, लूनी नदी। प्रदूषण का कारण है कि रंगाई व छपाई के उद्योग। दोस्तों, जो राजस्थान की सर्वाधिक अगर हम प्रदूषित नदी की बात करें तो लूनी नदी और एक है बांडी नदी। इनका कारण है कि जो रंगाई छपाई उद्योग हैं, उनके जो कारखाने का जो केमिकल है वो मिलता है, जिसके कारण ये प्रदूषित हो जाती हैं।
अब देखिएगा अंतःप्रवाही प्रणाली। अब हमारी अरब सागर की भी हो गई, बंगाल की खाड़ी भी वाली भी हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों को। वे नदियां जो अपना जल महासागर तक नहीं पहुंचाती हैं या धरातल में विलुप्त हो जाती हैं, अंत सागर वाली नदियां कहते हैं। सीधी बात है, आप जानते हो। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं घग्गर नदी को। घग्गर नदी जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की जो कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ के तिब्बी तहसील में प्रवेश करती है और श्री गंगानगर होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। कभी कभी क्या है, इसका पानी बाढ़ के समय फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। इसके किनारे तलवाड़ा झील है, कालीबंगा सभ्यता भी है और भटनेर दुर्ग भी है। तो अब देखिए विस्तार से पढ़ने वाले हैं। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ी कालका से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। प्रवाह हिमाचल प्रदेश से पंजाब आती है, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान और फिर पाकिस्तान तक फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। राजस्थान में प्रवाह की बात करें तो हनुमानगढ़ से श्री गंगानगर जाती है। अनूपगढ़ में दोस्तों अभी से नहीं जाती है, अनूपगढ़ नीचे रह जाता है। उपनाम की बात करें तो मृत नदी, लेटी हुई नदी और नट नदी इसे कहते हैं। मृत, लेटी और नट। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो वो घग्गर नदी है। बहाव राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को नाली यानी पाट कहते हैं और पाकिस्तान में इसे हकरा या वाहिद कहते हैं। राजस्थान में एकमात्र घग्गर नदी हिमालय से निकल कर आती है, जो कि आंतः प्रवाह की नदी है। अब देखिए अगली नदी है कांतली नदी। कांतली नदी है, इसके किनारे घनेश्वर सभ्यता है, जो कि खंडेला की पहाड़ियों से सीकर से निकलती है। उद्गम है खंडेला की पहाड़ी सीकर। प्रवाह सीकर से झुंझुनू बहती हुई झुंझुनू के मंडेला गांव में विलुप्त हो जाती है। ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। यह नदी झुंझुनू जिले में लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, यानी जब ये सीकर से निकलती है और झुंझुनू में बहती है तो झुंझुनू के बीचों बीच से गुजरती है और 2 भागों में विभाजित करती है। इस नदी के किनारे नीम का थाना, अब तो जिला बन चुका है, गणेश्वर सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता है जो नीम का थाना में, वो इसके किनारे स्थित है। इस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अगर पूर्ण बहाव की बात करें तो अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, जबकि अंतःप्रवाह की जो मुख्य सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है। शेखावटी प्रदेश की प्रमुख नदी ये ही है, कांतली नदी। अगली नदी है सावी नदी। सावी से सावी से सेवर, सेवर जयपुर। सावी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। प्रवाह जयपुर से होते हुए अलवर जाती है, अलवर से हरियाणा में चले जाती है। हरियाणा के पटौदी नामक स्थान में विलुप्त हो जाती है। ये आपकी सावी नदी है। इस नदी में पिछले 15 से 20 वर्षों में जलापूर्ति नहीं हो पाई है, लेकिन अब फिलहाल 2024 में ये जलापूर्ति हो गई है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका जल राजस्थान से हरियाणा की ओर जाता है, ये है आपकी सावी नदी। अगली है आपकी रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर से होता है, उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ी अलवर। प्रवाह की बात करें तो अलवर से जाती है भरतपुर और भरतपुर के सीकरी कस्बे में मोती झील में अपना जल डालती है। यह नदी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रमुख नदी मानी जाती है। भाई सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो आपकी रूपारेल नदी है, जो कि उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है और भरतपुर की मोती झील तक पानी पहुंचाती है। इस नदी के किनारे नटनी का बारा, जो कि अलवर में एक पर्यटन स्थल है, वहां स्थित है। नोट आपके लिए लिखा है नटनी का बारा, आपने अभी अलवर पढ़ा है, तो यहाँ पे है नटनी का चबूतरा, जो कि पिछोला झील में स्थित है। इसमें कंफ्यूज ना हो।
अगली नदी है आपकी कांकणी नदी। कांकणी नदी का उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। ये जैसलमेर की प्रमुख नदी है, जो कि राजस्थान की सबसे छोटी नदी कह सकते हो आप इसे। यह नदी जैसलमेर में बहती है और जैसलमेर में विलुप्त हो जाती है, बुझ झील में विलुप्त हो जाती है। इसका उपनाम की बात करें तो कांकणे नदी और मसूरती नदी इसे कहते हैं। इस नदी के किनारे राजकुमारी मूमल की मेड़ी, जो कि जैसलमेर में स्थित है। प्रमुख त्रिवेणी संगम। अब हमने नदी पढ़ी है तो त्रिवेणी संगम भी हमने पढ़े हैं साथ साथ। तो सबसे पहले तो हम बनास के त्रिवेणी संगम ही पढ़ लेते हैं। देखिए, बनास में है जैसे कि रामेश्वर धाम है, जो कि सवाई माधोपुर में है, जिसमें चंबल, बनास और सीप मिलती है। वही दूसरा संगम है वीगोंद, जो कि त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा में है, जिसमें बनास, बेडच और मैनाल मिलती हैं। तीसरा बनास का संगम है, जो कि है टोंक में, जिसमें बनास, खारी और डाई। तीन तो बनास के ही हो गए। एक आपने बेनेश्वर धाम वाला पढ़ा, जिसमें डूंगरपुर में स्थित है, सोम, माही, जाखम तीनों का पढ़ा था। दोबारा से रिपीट कीजिए। तीन आपके बनास के हैं, रामेश्वर, बींगोद, राजमहल। रामेश्वर सवाई माधोपुर, बींगोद भीलवाड़ा, राजमहल टोंक। रामेश्वर में चंबल, बनास, सीप है। बींगोद में बनास, बेडच, मैनाल हैं। और राजमहल में बनास, डाई और खारी हैं। बेनेश्वर में सोम, माही, जाखम है, डूंगरपुर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जो जिला है वो है चित्तौड़गढ़। और राजस्थान के ऐसे जिले जहाँ नदियाँ नहीं रहती वे बीकानेर और चूरू हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर है। ऐसा संभाग जहाँ से नदियों अपना जल बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में डालती हैं वो उदयपुर संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग है। ऐसा संभाग जहाँ से नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में डालती हैं वे उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग दोनों संभाग हैं, जो बंगाल की खाड़ी में भी जल ले जाते हैं और अरब सागर की ओर भी जल ले जाते हैं। नदियों के आपस में जोड़ने के लिए अमृत क्रांति चलाई जा रही है। इस प्रकार आपका आंतरिक प्रवाह का जो नदियों वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर में हम झीलों को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और गुरुजर क्लासेस पर जो नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।